हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका फ्रेंड अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे मर्केंटाइल वेंचर्स की। किस फील्ड में ये कंपनी काम करती है, कैसे इसका प्रोस्पेक्टस है, कैसे रिजल्ट्स हैं, क्या प्रमोटर होल्डिंग है और किस टाइप से इनकी डेट है, बुक्स क्या कहती हैं इनकी, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या चार्ट्स बोलते हैं इसके, उसके ऊपर भी हम सब डिस्कस करेंगे। क्या रिस्क बनता है इसके अंदर, क्या रिवार्ड बनता है, एक पेनी स्टॉक है, तो किस टाइप के फंडामेंटल्स हैं और किस टाइप की कंपनी है, सब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शेयर प्राइस को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 14.76 1.6% की गिरावट के साथ ये 15 जनवरी को बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोज 15 का था, 14 पे ओपन होता है, 15.75 का हाई बनाता है, लो जो है 14 का ही था तो 14.76 के आसपास ये क्लोज होता है। 5 डे का आप देखेंगे तो एक नैरो रेंज के अंदर काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। 14 का एक लो जरूर बनाया है और हाई जो है आप देख सकते हैं 16.5 के आसपास का है। 52 वीक लो देखेंगे 3.40 का है, 52 वीक हाई 16.50 के आसपास का है। और अगर 1 ईयर का भी देखें हम तो 5.26 से 1 ईयर एगो जो था वहाँ से 14.76 के आसपास से शेयर पहुँचता हुआ आपको नज़र आ रहा है 1 ईयर में। कोविड के टाइम पे ये जो शेयर था उसने जो लो बनाया 3.40 का उस टाइम पर बनाया था और उसके बाद अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक नज़र आ रहा है। कंपनी किस फील्ड में है वो भी हम चेक कर लेते हैं। कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी की जो वेबसाइट है, मर्केंटाइल वेंचर्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज फॉर लेटिंग देम आउट ऑन लीज एंड माउंटिंग देम फॉर रीसेल। लीज पे देना और माउंटिंग देम फॉर रीसेल। The company was formerly known as MCC Finance Limited. The company has moved out of non-banking finance activities and has acquired a new name since 27th March 2013. तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का लीजिंग का काम है और रीसेल का काम ये करते हैं। प्राइस मैंने बताया 14.76। अब इसके फंडामेंटल्स जान लेते हैं, किस सेक्टर में काम करती है वो हमें पता चल गया है। और अब कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं। 165 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटी कंपनी है। ROC 3.41% की है, ROE देखेंगे 7.76% की है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। डेट 0 है, डेट टू इक्विटी रेशो 0 है। इंडस्ट्री PE देखेंगे 29.7 की है और इसकी जो PE है 7.53 की है। अपनी इंडस्ट्री PE से काफ़ी नीचे काम करता हुए आपको नजर आएगा। बुक वैल्यू देखेंगे 25.4 की है। करंट वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया 14.8 के आसपास है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनती है निकल कर आती है 0.58 की निकल कर आती है, यानी बुक वैल्यू से 42% डिस्काउंट के ऊपर ये अभी मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी प्लज नहीं है। तो देख सकते हैं 52 वीक हाई 16.5 और लो जो है 3.40 के आसपास का लो है। जैसे मैंने बताया इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मैन पावर सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो छोटी कंपनी है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं। बुक वैल्यू से नीचे काम कर रही है। जो इंडस्ट्री PE है उससे भी काफ़ी कम PE इसकी है। ROC और ROE दोनों पॉजिटिव हैं छोटी कंपनी होने के बावजूद भी। डेट फ्री कंपनी है और कोई भी इन्वेस्टर की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो प्लज नहीं है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं। अगर इसको देखें 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक, आप देख सकते हैं रेगुलर। यहाँ पर इसने 26 मई को 4.63 का लेवल जब क्रॉस किया उसके बाद से ये ऊपर बना हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देखेंगे, जो सेल्स है 2.24 की हुआ करती थी 2014 में, अब 9.25 के आसपास की है। OPM देखेंगे 12.05 के थे, अब 16% के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 0.27 से 1.48 के आसपास के हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे 1.21 का जो होता था 4.50 के आसपास है और बीच में 19.67 भी गया है। तो आप देख सकते हैं किसी भी क्वार्टर के अंदर माइनस में रिजल्ट्स नहीं है इस कंपनी के, सभी में पॉजिटिव रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर देखें, जो सेल्स 2 करोड़ की हुआ करती थी वो 38 करोड़ के आसपास की है। OPM -219% थे तो अब 10% के आसपास हैं पॉजिटिव। और प्रॉफिट्स देखेंगे -3 और यहाँ पर -28। तो उसके बाद से जो 3 साल हैं 1 करोड़ 7 करोड़ 21 करोड़, पिछले 3 साल से पॉजिटिव रिटर्न्स रिजल्ट्स जो है कंपनी पोस्ट कर रही है। अगर सेल्स ग्रोथ को देखेंगे पिछले 5 साल में 24% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुई है इसकी। 3 साल में 12% के आसपास कंपाउंडेड सेल ग्रोथ हुई है और TTM 5% के आसपास
सभी रेशो जो आपको प्लस दिखाई देंगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% के आसपास 5 सालों में, 3 सालों में 184%, टीटीएम 139% के आसपास। स्टॉक प्राइस का सीजीआर देखेंगे 5 सालों में 7%, 1 साल में 1% और 1 ईयर में 168% के आसपास दिखाई देगा। बैलेंस शीट के ऊपर डेट को देखें तो 2 करोड़ की जो डेट हुआ करती थी, अब आप देखेंगे सितंबर में 0 करोड़ की डेट है। डेट फ्री कंपनी इस टाइम ये है। रिजर्व्स 126 करोड़ के जो होते थे 172 के आसपास हैं। शेयर कैपिटल को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है 112 के ऊपर ही, आप देख सकते हैं 112 है 2013 से। एसेट्स 249 के जो होते थे वो 293 के आसपास हैं। तो डेट फ्री कंपनी है, अच्छी बुक्स हैं और पॉजिटिव रिटर्न्स जो रिजल्ट्स हैं इन्होंने दिए हैं। रेशोज जो सेल ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी दिखाई दे रही है। डेटेड एज 83 के आसपास हैं इनके। और प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर से इन्होंने मेंटेन की हुई है 64.71, तो अच्छी चीज़ है। कोई भी प्लज नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 64.71, दिसंबर की भी आप देख सकते हैं 64.71 पे मेंटेन की हुई है और कोई भी होल्डिंग जो है प्लज नहीं है इसके अंदर। पब्लिक की होल्डिंग्स 35.29 जरूर दिखाई दे रही है, बट इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 18% तो ये हो गया, 18, 21, 23 और 25% अगर इसमें से निकालें तो ये स्ट्रॉन्ग हाथों में है। और 10% जो है जनरल पब्लिक के पास बचते हैं 9-10% के आसपास, बाकी सभी स्ट्रॉन्ग हाथों में आप देख सकते हैं। काफ़ी साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ट्विन शील्ड, साउथ इंडिया और स्विक देख सकते हैं, काफ़ी कंपनीज है जिन्होंने इनके स्टेक्स उठा रखे हैं और प्रमोटर 64.71 के साथ हैं। तो जनरल पब्लिक के पास 9-10% के आसपास की होल्डिंग बचती है, बाकी सब आपको स्ट्रॉन्ग हाथों में इनकी दिखाई देती है। रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, डेट फ्री कंपनी है, रेशियोज अच्छी हैं, बुक वैल्यू से नीचे काम करती हुई आपको नजर आ रही है। इसके बाद अगर चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो कंपनी आप देखेंगे 2018 में जो कंपनी थी लगभग आपको इसी लेवल के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही थी 17-18 रुपए के आसपास। उससे पहले 2017 में जो कंपनी का हाई है वो 21 रुपए के आसपास का है, आप देख सकते हैं। 2015 में जो कंपनी थी 26 रुपए के आसपास काम करती थी, उसके बाद एक नीचे आने के बाद मेंटेन किया इसने इस लेवल को, जो कि लेवल बनता है 8 रुपए के आसपास का। काफ़ी रेंज बाउंड्री ये रहा है स्टॉक, और उसके बाद ये शेयर जो है कोविड के टाइम पर जो नीचे आया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक नीचे आता हुआ आपको नजर आया 3-3.5 रुपए के आसपास। वहाँ से सर्किट टू सर्किट इसने काफ़ी ऊपर के सर्किट लगा के 9 रुपए के आसपास ये पहुँचा। वहाँ से देखिए कंसोलिडेशन, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट इसने किया है इस लेवल के ऊपर, और यहाँ पर इसने जब मूव देना स्टार्ट किया दोबारा 10 रुपए के लेवल को ब्रेक किया और अब काफ़ी दिन से यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो बेस जो बनता है अगर ये डाउन आता है कि कोई स्मॉल कैप अगर डाउन आता है इंडेक्स, या निफ्टी डाउन आता है, या फिर कोई और रीजन्स बनते हैं या रिजल्ट्स कुछ भी ख़राब आते हैं, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस इसने बनाया है यहाँ पर 10 रुपए के आसपास का जो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, तो ये स्टॉक अगर नीचे आता है तो 10 रुपए के आसपास अकोमुलेट किया जा सकता है। बट छोटी कंपनी है और उसी टाइप के जो ट्रेडर्स हैं वही इसके अंदर पैसा लगाएं जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि सभी का जो प्रोफाइल होता है इन्वेस्टर्स का या फिर ट्रेडर्स का, वो सभी का डिफरेंट होता है। जिसको आपके प्रोफाइल की पूरी नॉलेज है, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनसे डिस्कस करके ही किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगाइए, क्योंकि ये जो स्टॉक होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक कई बार कंसोलिडेट करते हैं एक रेंज के अंदर, और ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, न्यूज़ ड्रिवन होते हैं, तभी ये चलते हैं। तो अब ये यहाँ पर कितना टाइम कंसोलिडेट करेगा या कुछ नीचे आएगा कंसोलिडेट होने के बाद, वो नहीं कह सकते। बट अच्छा एक प्रोफाइल बनता है इसके अंदर अगर 10 रुपए के आसपास मिलता है, और सेकंड जो सपोर्ट बनता है इसका 7 रुपये 80 पैसे या 8 रुपये के आसपास का बनता है अगर स्टॉक नीचे आता है तो आप पहले भी देखेंगे स्टॉक का अच्छा मूवमेंट रहता है, ऊपर जाता है और अगर नीचे आता है, तो एक ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसे ले सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। बट एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टॉक आपको 10 रुपये के आसपास मिलता है तो 30-40%, 50% के आसपास का रिटर्न ये इजीली आपको निकाल के दे सकता है। तो फंडामेंटल ठीक है कंपनी के ओवरऑल, जिस हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग है या दूसरों ने इन्वेस्ट इसके अंदर किया हुआ है, या बाकी रेशोज आप देखो, रिजल्ट्स को देखो, डेट फ्री कंपनी, तो सब चीज़ें एक सही दिखाई देती हैं। बट छोटी कंपनी है तो उसके हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। और सेकेंडली पेनी स्टॉक
आप जब चूज करते हैं तो सिर्फ पोर्टफोलियो का 2 से 3% ही होना चाहिए, बाकी सब आपका स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। और 2-3% जो होना चाहिए वो भी आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, 4-5 पेनी स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए, कभी भी एक सिंगल स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार कंपनियां डीलिस्ट भी हो जाती हैं इस टाइप की और खराब खबर आती है तो काफ़ी नीचे चली जाती हैं। तो 4-5 में अगर डाइवर्सिफाइड आपका रहता है तो कोई भी स्टॉक चलता है तो काफ़ी मल्टीपल वो पैसा आपका कर देता है। और पेनी स्टॉक जो 4-5 आप चूज करते हो उसके अंदर भी ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो टर्न अराउंड कर सकते हो, किसी भी प्राइस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। और जो रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर आपको मिलते हैं, यहाँ पे लो साइड रिस्क कम हो और हायर उसके रिवार्ड देने के चांसेस ज़्यादा हो, उसमें लगाना चाहिए। कंपनी टर्न अराउंड कर सकती हो, अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न उसका अच्छा हो, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी हो और डेट फ्री कंपनी मिल जाए और रिजल्ट्स पॉजिटिव देने वाली कंपनी मिल जाए, तो इस टाइप की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। किसी भी ऐसी वैसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो पेनी स्टॉक है उसके अंदर पैसा लगा दिया, क्योंकि कई कंपनी इस टाइप की होती हैं जो डिलिस्ट तक भी हो जाती हैं। तो पेनी स्टॉक्स भी चूज करके अच्छी कंपनी में लगाओ जो कि फंडामेंटली आने वाले टाइम में अच्छी कंपनी बन सके और प्राइस को सपोर्ट कर सके। तो डाइवर्सिफाइड कीजिए अपने पोर्टफोलियो को पेनी स्टॉक्स के अंदर भी, और अच्छी कंपनी के पेनी स्टॉक्स भी लेने चाहिए ताकि वो आपको सपोर्ट कर सकें। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। 10 रुपये के आसपास अगर स्टॉक मिलता है किसी भी करेक्शन के अंदर तो बिल्कुल बन सकते हैं। 40-50% के रिटर्न भी आपको बिल्कुल निकाल के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।